हम पूरा चैप्टर फिर से रिवाइज करते हैं। अगर इसके बावजूद भी कुछ डाउट है किसी को, अगर किसी को चैप्टर में डाउट रहेगा तो बोल देगा, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं ग्रेविटेशन से। ग्रेविटेशन कहता है कि कोई भी दो मास बॉडी है उसके बीच में एक फोर्स लगता है और उस फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। यानी दो मास बॉडी है, एक बॉडी ले लिए दूसरा बॉडी ले लिए, इस बॉडी का मास m1 कह दिए और इस बॉडी का मास m2 कह दिए। इनके बीच में एक फोर्स काम कर रहा है व्हिच इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। तो हम इसको डिफाइन कैसे करेंगे? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन force of attraction between two mass body is known as gravitational force, ठीक है। अब ग्रेविटेशनल फोर्स के प्रॉपर्टीज होते हैं कुछ, इसका कुछ खास बात होता है। उस प्रॉपर्टीज में आता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा एक अट्रैक्टिव फोर्स है और सबसे वीकेस्ट फोर्स के अंदर काउंट होता है, ठीक है। दुनिया में सिर्फ 4 तरीके का फोर्स एग्जिस्ट करता है। पहला है ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तीसरा है वीक न्यूक्लियर फोर्स और चौथा है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। इन 4 फोर्सेस से तुम्हारा ये जो है ना अर्थ तैयार हुआ और इन 4 फोर्सेस कहोगे कि इन 4 फोर्सेस में जो सबसे कमजोर फोर्स है तुम्हारा ग्रेविटेशन फोर्स। इसलिए हम लोग जो है ना दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो फोर्स लगता है उसको हम लोग एक्सपीरियंस नहीं कर पाते बिकॉज़ ऑफ इसके वीकेस्ट होने के कारण, ठीक है। तो इसके प्रॉपर्टीज में लिखोगे कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है इज अ वीकेस्ट फोर्स, सबसे कमजोर फोर्स होता है। वीकेस्ट फोर्स ऑफ दिस यूनिवर्स, ठीक है। पहला चीज हो गया। दूसरा, 1 महीनों में हम सारा का सारा रिवाइज करवा देंगे, सारा न्यूमेरिकल सॉल्व करवा देंगे। इसके बाद एग्जामिनेशन के लिए तुमको खुद तैयार हो जाना, कैसे करना है नहीं करना है। अगर किसी कोई ऑप्शन करता है या किसी को कोई डाउट होता है तो वो पूछ लेगा मेरे से बात, ये नहीं कि डाउट भी करे, ठीक है। तो सिंपल है, यहाँ बेसिक्स ये है कि दो ऑब्जेक्ट के बीच में फोर्स लगता है, उस फोर्स को हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स की कुछ प्रॉपर्टीज की बात करें, खासियत की बात करें तो ये सबसे वीकेस्ट फोर्स होता है इस पूरे यूनिवर्स में और ये हमेशा एक अट्रैक्टिव फोर्स रहा है, ठीक है। इसमें रिपल्शन का कोई रोल नहीं है। रिपल्शन मतलब प्रतिकर्षण होता है, एक दूसरे से दूर जाना, रिपल्शन करना नहीं। रिपल्शन मतलब होता है कोई भी चीज एक दूसरे से दूर जाना, रिपेल करना, एक दूसरे को धक्का देके दूर भेजना। और अट्रैक्शन का मतलब होता है दो मास बॉडी एक दूसरे को अट्रैक्ट करके पास लाना। तो ये एक अट्रैक्शन फोर्स, ठीक है। ये हर किसी ऑब्जेक्ट में लगता है, हम में, आप में, दो ऑब्जेक्ट के बीच में। इसका एक खास बात ये है ग्रेविटेशनल फोर्स का कि जैसे दो मास बॉडी है, इनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लगा है। तो मान लीजिए फॉर एग्जांपल, मान लीजिए कि इसका जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये कुछ 10 न्यूटन लगा है। तो जब हम एक तीसरा बॉडी इंट्रोड्यूस कर देते हैं इसके बीच में, तो इनके बीच में जो फोर्स लगेगा, जैसे मान लीजिए इनके बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो 8 न्यूटन लग रहा है मान लीजिए, और इसके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स जो लग रहा है वो मान लीजिए कि कुछ 5 न्यूटन लग रहा है, डिपेंड ऑन द मास बॉडी। तो इससे देखो जो भी फोर्स लग रहा है इनके बीच में, इससे इन दोनों के फोर्स पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। मतलब तीसरा के इंट्रोड्यूस होने से इनके फोर्स के बीच में कोई अंतर नहीं पड़ेगा, इसके इंट्रोड्यूस होने से इनके फोर्स के बीच में कोई अंतर नहीं पड़ेगा। ये 8 न्यूटन है तो ऑलवेज भी 8 न्यूटन। तीसरा बॉडी और एक बॉडी यहां पे लाके लगा दो तो इनके बीच में जो फोर्स लगेगा वो अपना अलग फोर्स लगेगा, इससे इनके फोर्स पे जो लग रहा है, इनके बीच में फोर्स लग रहा है, उससे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। यानी सिंपल सा बात है, दो लोगों के बीच में जो आकर्षण है ना, तीसरे आ जाने से उसके बीच में कोई प्रतिकर्षण नहीं है, कोई अपोजिशन नहीं है, कोई उसको रिपेल नहीं करेगा, ठीक है। थर्ड के इन्वॉल्वमेंट से लाइफ में कोई बदलाव नहीं आता। हम लोग बॉयज है ना, कुछ इसी तरीके से हम लोग लाइफ में भी चलता है कि तीसरा इंट्रोड्यूस होने से हम लोग को ज्यादा का फर्क नहीं पड़ता है। पहले वाले को भी इतना ही ध्यान देते हैं, है ना, और दूसरे वाले को भी उतना ही ध्यान देते हैं। प्यार कम नहीं, ऐसा होता है क्या? चलो ऐसा होता है क्या कि
बीबी के आ जाने से माँ के प्रति प्यार घट जाता है? नहीं। तो ग्रेविटेशनल फोर्स कुछ ऐसा ही फोर्स है। माँ का प्यार है भाई, जितना है उतना ही रहेगा, बीबी से अलग प्यार है, ठीक है? तो ग्रेविटेशनल फोर्स इसी तरीके से। बात यहाँ तक क्लियर है? ठीक, हटा दो इसको। अब ऐसा है कि न्यूटन साहब का इसमें बहुत बड़ा योगदान है, ग्रेविटेशन पे न्यूटन साहब का बहुत बड़ा योगदान है। तुम लोग एक छोटा सा कहानी सुने होंगे कि न्यूटन साहब अपने सेब के पेड़ के नीचे बैठ के कुछ लिख रहे थे, तो अचानक उनके सर पे एक सेब गिरता है ना, तो वो सेब को उठा के ये सोचते हैं कि ये सेब नीचे कैसे आया, और वहां से ग्रेविटेशन का जन्म होता है, ठीक है? तो उन्होंने बहुत लंबे के एक्सपेरिमेंट के बाद, या यूं कहो कि बहुत लंबे के थीसिस के बाद, उन्होंने एक थ्योरी प्रपोज की जिसको कहते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहता है कि दो मास बॉडी के बीच में तो ग्रेविटेशन फोर्स काम करता है, लेकिन ये काम कैसे करता है ये बताता है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है? कहता है कि दो मास बॉडी, तो फिर से ले लेते हैं, हम दो ही को ले लेते हैं, दो मास बॉडी लिए जिसका मास तुम m1 मान लो और m2 मान लो, और तुमको पता है कि इनके बीच में एक फोर्स काम करता है व्हिच इज ग्रेविटेशनल फोर्स। मगर ये ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे काम करता है ये बता रहा है तुमको यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, क्लियर? कहता है कि ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये मासेस पे डिपेंड करता है, दो ऑब्जेक्ट के मासेस पे डिपेंड कर रहा है, यानी कि इस पे और इस पे निर्भर कर रहा है। और कैसे निर्भर कर रहा है वो बता रहा है। होता है ये किस तरीके से निर्भर कर रहा है, इन पे तो निर्भर कर रहा है, लेकिन इन दोनों के प्रोडक्ट पे ज्यादा निर्भर कर रहा है कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। ये पहला, क्लियर बात यहां तक? ठीक है। बोलता है कि और किस तरीके से निर्भर करता है ग्रेविटेशनल फोर्स, बोलता है इनके सेपरेशन पे निर्भर करता है व्हिच इज r। इसको x भी मान लो, इसको d भी मान लो, कोई दिक्कत नहीं। r इज सेपरेशन। बोलता है ये निर्भर करता है f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सेपरेशन का स्क्वायर, ठीक है? यानी सिंपल सा है, सेपरेशन छोटा होगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा होगा, सेपरेशन ज्यादा होगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स कम। ये क्या, जब इन दोनों थ्योरी को मिलाया गया, इक्वेशन 1 मान लो और इक्वेशन 2 मान लो, जब इन दोनों थ्योरी को मिलाया गया, कंबाइन इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, तो क्या लिखा गया कि f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 डिवाइडेड बाय r। ये हमारा निकल गया, ठीक है? ये चीज निकल गया, ठीक है? दोनों के कंबाइंड में से। लेकिन यहां पे भी कुछ चीजों में बदलाव है, जैसे कि प्रोपोर्शनल आता है। प्रोपोर्शनल जब भी कभी हटेगा, कहीं पे भी आएगा प्रोपोर्शनल, किसी भी इक्वेशन में प्रोपोर्शनल आएगा, तो हटने के बाद एक कांस्टेंट टर्म इंट्रोड्यूस करते हैं, ठीक है? हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि कांस्टेंट यूज क्यों करते हैं, इसको हटा दें। चलो इसको हटाते हैं थोड़ा फिगर में। कांस्टेंट हम लोग यूज करते हैं बिकॉज ऑफ कि अगर हमको वैल्यू पुटिंग में किसी तरह का एरर आ रहा तो वो कांस्टेंट उस एरर को खत्म कर देता है। तो यहां से चलते हैं, अगर प्रोपोर्शनल हटा तो f इज इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। ये निकल के आया, फाइनल फार्मूला जो निकल के आया वो ये निकल गया। और G का जो वैल्यू आया तुम्हारे पास 6.67 into 10 to the power minus 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, ठीक है? ये तुम्हारा वैल्यू निकल के आ गया। क्लियर बात? यहां तक किसी कोई दिक्कत है? यहां तक है ना? रिवीजन में चल रहे तो बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे बढ़े, इसको हटा दे, ठीक? तुम लोग को बता दो, कोई परेशानी? ये फार्मूला तो याद ही होगा सबको, है ना? जी का वैल्यू भी रट लो, ज्यादा बेहतर है। तो न्यूटन इस नियम को देते हैं, और इस नियम को देने से क्या चेंजेस आया है इस यूनिवर्स में,
इस नियम को देने के बाद हम लोग अर्थ से सैटेलाइट लॉन्च करना चालू कर दिए, हम लोग इस अर्थ से बाहर की तरफ जाना चालू कर दिए। ठीक है, हम लोग को समझ में आया कि मून हमारे चारों ओर कैसे घूमता है। हमको ये समझ में आया कि अर्थ सन के चारों ओर कैसे घूमता है। हम लोग को ये समझ में आया कि जैसे टाइड्स कैसे आकर होता है ओशन, ये सब के सब इसी फिनोमेना पे बेस्ड है। और इसी फिनोमेना पे बेस्ड पे हम लोग बहुत सारा इक्वेशंस कंप्लीट कर दिए, बहुत सारा ऑब्जेक्ट, बहुत सारा इंस्ट्रूमेंट बना दिए। टेक्नोलॉजी इतना फास्ट हो गया, हम लोग स्पेस में जाने लगे। अभी स्पेस में इतना सारा सैटेलाइट लॉन्च कर दिए हैं कि स्पेस फील्ड होने लगा धीरे धीरे, मतलब अर्थ के चारों ओर जो है स्पेस वो फील्ड होने लगा। कहते हैं इतना ज्यादा कचरा जमा हो गया है स्पेस में कि अगर इसी तरीके से कंटिन्यू चलता रहा तो बहुत परेशानी होने वाला है भविष्य। ठीक है, चलो तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन यहाँ पे खत्म होता है। थोड़ा सा ये समझ लेंगे कि F इज इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। अगर हम इसका यूनिट फाइंड आउट करें तो G को एक तरफ कर देते हैं, यही रख देते हैं, G को इस तरफ कर दिए, F इधर से जाएगा इधर, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यानी r स्क्वायर डिवाइडेड बाय m1 इनटू m2। फोर्स का क्या होता है न्यूटन, सेपरेशन का क्या है मीटर स्क्वायर, मास का क्या है kg, और फिर से m2 का क्या हो जाएगा kg, यानी g हो गया। अब इधर कर देते हैं g इज इक्वल टू न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। kg तो था, हम जब लिखे थे वहां पे 6.67 into 10 to the power minus 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। यही सही वैल्यू है। कोई दिक्कत यहां तक? चलो हमारा g का वैल्यू मिलता है, क्लियर है? हाँ, g का यूनिट निकल गया है यहाँ पे, हम लिखे थे ना g। हाँ, g मतलब ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, g मतलब ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट और ग्रेविटी अलग है। हाँ बिल्कुल अलग है। कैपिटल G ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनल था तभी तो G लाया है यहाँ पे। यहाँ पे हम K भी तो लगा सकते थे और फिर बाद में कह देते कि K इज इक्वल टू G, तब समझ में आ जाता कि कांस्टेंट ग्रेविटेशनल के बराबर है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है ये, इसीलिए कैपिटल G यूज किए इन द सिंबलाइज्ड फॉर्म। ठीक है, ये ग्रेविटेशन नहीं बोल सकते, ग्रेविटेशनल फोर्स ये नहीं बोल सकते, ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है जिसका वैल्यू ऑलरेडी तुमको पता है। ग्रेविटी का है ना, बताइए। चलो यहाँ तक क्लियर है? किसी को इसमें डाउट है तो वो बताएगा। कोई प्रॉब्लम? इसके बाद आता है तुम्हारा नेक्स्ट टॉपिक फ्री फॉल। फ्री फॉल है ना? चलो फ्री फॉल के बारे में बात करें कि फ्री फॉल क्या है। देखो कोई भी ऑब्जेक्ट जब एक हाइट से गिरता है नीचे की तरफ और उस पे जो इन्फ्लुएंसेस लग रहा है ग्रेविटी का, अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, उसको हम लोग कहते हैं फ्री फॉल। तो इसको डिफाइन करने का व्हेन एन ऑब्जेक्ट falls freely, ठीक है, towards the earth due to Earth's gravitational force Earth gravitational force is known as free fall। ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट जो एक सर्टेन हाइट से नीचे की तरफ गिर रहा है ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ अर्थ्स ग्रेविटेशनल फोर्स, उसको हम लोग कहते हैं फ्री फॉल। वेरी सिंपल, ठीक है। और इसी को ग्रेविटी भी कहा जाता है, ठीक है।
अर्थ की तरफ किसी चीज का गिरना अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण से ग्रेविटी ही कहा जाएगा। बेटा इसको अब देखो थोड़ा सा एक कहानी समझ लेना, ठीक है। मान लिए कि ये यहाँ पे तुम्हारा अर्थ, ये जो है अर्थ के सरफेस पे तुम खड़े हो, बताओ ये एक सेंट्रल फोर्स भी है ना। अब इसका मास m हो गया और तुम्हारा मास m है, तो बताओ इसके मास के कंपैरिजन में तुम्हारा मास तो कुछ भी नहीं। ये चीज समझाने की कोशिश करता है कि जब दो ऑब्जेक्ट को सर्टेन हाइट से गिराया जाए तो इसके मासेस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे वो ऑब्जेक्ट इतना बड़ा है चाहे वो ऑब्जेक्ट इतना छोटा है, सेम टाइम पे दोनों जगह पे लाएंगे। हम लोग देख चुके हैं कि दोनों ऑब्जेक्ट को एक हाइट से छोड़ा गया, जब सरफेस की तरफ आगे गिरा तो सेम समय पे नीचे लाएंगे, आगे पीछे नहीं, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये तुम्हारे मासेस पे यानी कि इस ऑब्जेक्ट के मासेस पे डिपेंड ही नहीं कर रहा। समझ में आ रहा है? ये तुम्हारा ऐसे भी तो देख लो ना, ये कितना बड़ा मास है, ऑब्वियसली ये एक्सीलरेट करेगा खुद को, है ना, ऑब्जेक्ट को खुद की तरफ एक्सीलरेट करेगा। और ये छोटा सा मास इसकी तरफ एक्सीलरेट होगा, लेकिन बहुत ही कम, इतना कम होगा कि पता ही नहीं चलेगा। लेकिन इसका ये मास बहुत ज्यादा है, इसलिए ऑब्जेक्ट को एक्सीलरेट करके नीचे की तरफ आना है। अगर यही चीज अर्थ है और सर्टेन हाइट से इन दोनों ऑब्जेक्ट को गिराया है तो अर्थ में सेम समय पे लगेगा, कोई आगे नहीं कोई पीछे। हाँ, एक चीज हो सकता है कि इसके जगह पे कोई पेज को ऊपर से गिराए इस तरीके से, है ना, तो हो सकता है कि पेज थोड़ा स्लो है, ये पहले आ जाए, बिकॉज़ ऑफ दैट उसका सरफेस एरिया ज्यादा है। बात कर चुके हैं इस बारे में। तो कहता है इसका मास m है, इसका स्मॉल m ले ली हम, इसके बीच का सेपरेशन जो है रेडियस ऑफ अर्थ हो गया, r व्हिच इज रेडियस ऑफ अर्थ। तो तुम देखोगे, तुमको पता है F इज इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू ग्रेविटी, यही होता है ना। m a होता है, a की जगह पे g ले ली, अगर नहीं समझ में आएगा तो इसको हम कह सकते हैं m a होता है व्हिच इज a की जगह पे हम g ले ली, तो हम इसको F इज इक्वल टू mg भी लिख सकते हैं। और एक अभी दूसरा फार्मूला हम लोग यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से फाइंड आउट किया। क्या है फार्मूला? F इज इक्वल टू, इसको ऐसे लिख सकते हो, बाय यूनिवर्सल यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है। तो F इज इक्वल टू कैपिटल G, ऐसे बड़ा है लेते हैं, बड़ा है छोटा है, m स्मॉल m डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। अब कहते हैं कि इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं और इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं, ठीक है। कहते हैं प्लेस्ड इक्वेशन 1 compare equation 1 and equation 2। जब हम कंपेयर करते हैं तो f के जगह पे mg लिख देंगे और इसके जगह पे जो आया सो कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। ठीक जा रहे हैं हम? करेक्ट है। इसके जगह पे f के जगह पे mg लिख देंगे और ये जो है एज इट इज उतार दी। कंपेयर कर रहे हैं ना दोनों का, आपको पता चल गया कि f इज इक्वल टू mg होता है, तो f के जगह पे हम इस mg को ले आए और इसका वैल्यू एज इट इज उतार दें। अब तुम देखोगे छोटा मास जो तुम्हारा है और ये मास कैंसिल आउट हो गया, तो तुम्हारे पास g का जो वैल्यू निकल के आया g इज इक्वल टू कैपिटल G कैपिटल M डिवाइडेड बाय r। इसी को कहा जाता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्लियर? चलो आगे बढ़े। सर ये ऐसा ही है नहीं, अब ऐसा ही में निकालेगा। देख फॉर्मूला हाँ, ये फार्मूला स्मॉल g का फार्मूला व्हिच इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। पता है सबको? भाई साहब ये सब कुछ लिखवाया गया है पहले ऑलरेडी। चलो, अगर आपको पता है कि g कैपिटल M डिवाइडेड बाय r स्क्वायर हो रहा है, यानी g को हम कह रहे हैं
एक्सेलेरेशन ही है ये, जी एक्सेलेरेशन ही है, लेकिन किसके कारण आ रहा है? ड्यू टू ग्रेविटी के कारण आ रहा है। ये बात ध्यान रखो, जी जो है स्मॉल जी, ये एक्सेलेरेशन ही है, लेकिन किसकी वजह से आ रहा है? ग्रेविटी के कारण आ रहा है। ग्रेविटी यानी अर्थ के इन्फ्लुएंस के कारण आ रहा है, ठीक है। अगर तुम इस जगह पे वैल्यू पुट करते हो, इसको ऐसे रहने देते हैं, इसे ये वैल्यू पुट करते हैं, अगर ये स्मॉल जी को जी रख दिए, ठीक है, और कैपिटल जी की जगह पे वैल्यू पुट करते हैं 6.67 into 10 to the power minus 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ये वैल्यू से पुट किए, ठीक। और मास ऑफ अर्थ तुमको कितना पता? बताओ, 6 into 10 to the power 24 kg। और रेडियस r क्या है? रेडियस ऑफ अर्थ है ना, r इज रेडियस ऑफ अर्थ। तो बताओ रेडियस ऑफ अर्थ कितना है तुम्हारा पास? 6.4 into 10 to the power 6 का होल स्क्वायर होगा, होल स्क्वायर होगा ना, r का स्क्वायर है, मीटर भी होगा। हाँ वो यूनिट छूट गया है, मीटर। ग्रेविटी तुम इसी क्लास में हो ना, ग्रेविटेशन कांस्टेंट हम कितनी बार लिखवाए हैं कि कैपिटल जी का वैल्यू 6.67 10 to the power -11 होता है। तो चलो, जब इसके वैल्यू को काटोगे छाटोगे तो तुम्हारे पास वैल्यू निकल के आएगा g = 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सर अर्थ का रेडियस 6.37 हाँ 6.37 है, लेकिन तुम उसको अप्रोक्सीमेटली 6.4 ले सकते हो, ठीक है, अप्रोक्स 6.4 ले सकते हो। तो तुम्हारा यहाँ पे वैल्यू निकल के आ जाएगा 9.8 मीटर पर सेकंड। यानी कोई भी ऑब्जेक्ट जब सर्टेन हाइट से नीचे की तरफ एक्सीलरेट हो रहा होते हुए आ रहा है तो उसका एक्सीलरेशन 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा, ठीक है। ये बात यहाँ पे है, बात क्लियर है यहाँ पे? करेक्ट है ना जी? ये किसी को गड़बड़ लग रहा है अभी तक? जितना दूर बताया गया ये सब चीजें समझ में आया नहीं है? क्लियर है? चलो वेरी गुड। फ्री फॉल हो गया, जी का वैल्यू हम लोग ने कंक्लूड कर लिए। अब इसको हटा दें। स्मॉल जी के बाद क्या है? टॉपिक मास, है ना? मास की बात करें तो पहला पॉइंट हमारा यही आता है कि द मटेरियल which contained by which contained by a body is called mass, ठीक है। तुम लोग को बता दिया गया है कि जितना तुम्हारे बॉडी में मास है वही मास है, ठीक है ना। तो तुम यानी कि तुम्हारा बॉडी जितना मटेरियल कंटेन कर रहा है वही मास है। अब तुम मेरे को एक छोटा सा बात बताना कि तुम्हारा मास अर्थ पे 9 kg है, ठीक है। तुमको मून पे लेके गए, तुम्हारा मास कितना होगा? 9 kg होगा। तुम अपना हाथ पैर कोई यहाँ छोड़ के गए, ठीक है, वो लेके गए थे तुम यहाँ से, यानी कि जो भी तुम्हारे बॉडी में मटेरियल कंटेन करता है जो तुम्हारे अर्थ पे है वही तुम्हारा क्या रहा? मून पे रहा। इसीलिए मास क्या रहता है? हमेशा सेम रहता है, मास हमेशा कांस्टेंट रहता है। तो जब तुम्हारे एग्जामिनेशन में सवाल आया था तो सबका गलत क्यों हुआ? सवाल ये था कि मून पे जो मास है कुछ 40 kg का, तो बताओ अर्थ पे वेट कितना होगा? यही सवाल था। तो मास पे अगर मास ऑन मून हम लिख देते हैं मास ऑन मून कितना है तुम्हारा? 40 kg। तो कॉमन सेंस की बात है, यही चीज अगर हम लिखे मास ऑन अर्थ तो ये भी तुम्हारा क्या हो जाएगा? 40 kg हो जाएगा। अब तुमसे पूछ लिया गया वेट ऑन अर्थ, तुमसे पूछा है वेट ऑन अर्थ, तो तुमको पता है
क्या हो जाएगा m into g, यही होगा ना जी, m into g, और मास तुम्हारा क्या है 40 और g तुम्हारा कितना है 9.8। अगर तुम मल्टीप्लाई करो 8 × 32 2 3 आ जाएगा, 9 × 36 36 40 92 न्यूटन। ये वाला आंसर था तुम्हारा, समझे? इसके बावजूद भी इतना लोग गलत किए कुछ होने का। अगर हम 10 के साथ भी मल्टीप्लाई करते हैं ना तो मेरा कितना जाता 400। तो हम अप्रोक्स ढूंढने की कोशिश करते हैं कि कहां मेरा 400 के आसपास में, और 392 के अलावा कोई आंसर ही नहीं था उसके आसपास। ठीक है, चलो तो आज यही पेंट करते हैं, कल की क्लास में देखते हैं।